शार्क टैंक इंडिया बिजनेस रियलिटी शो तो आप सबने जरूर देखा होगा। आप सबने इसमें सबसे तेज जवाब देने वाले, बात बात पर नाराज होने वाले जज अशनीर ग्रोवर की बातें भी सुनी होंगी। इनके तीखे तेवर ने सभी का ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्ट किया। अशनीर ग्रोवर फिनटेक कंपनी भारत पे के को फाउंडर हैं। भारत पे कंपनी की शुरुआत ग्रोवर ने ही की है। हम भारत पे को अशनीर ग्रोवर का ब्रेन चाइल्ड भी कह सकते हैं। लेकिन जिस कंपनी की शुरुआत से ही अशनीर ग्रोवर इसके साथ जुड़े रहे, जिस कंपनी के क्यूआर को इन्होंने 0% चार्ज के साथ भारत की हर दुकानों में जगह देने का रिस्क उठाया, जिन्होंने भारत पे जैसी फिनटेक कंपनी को आरबीआई से लाइसेंस दिलवाया, वही अशनीर ग्रोवर जब शार्क टैंक के जरिए पूरे इंडिया में छाए हुए थे, तभी भारत पे के इस मास्टरमाइंड के साथ क्या हुआ? क्यों इन्हें अपनी ही कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा? अशनीर ग्रोवर की कहानी देखें तो ये कहानी है स्टार्टअप इंडस्ट्री के बीच विवाद की कहानी। ये विवाद है फाउंडर और इन्वेस्टर का। इस इंडस्ट्री में फाउंडर्स के साथ अक्सर यही कहानी देखने को मिलती है, जहां बोर्ड मेंबर और इन्वेस्टर्स तब उस कंपनी के फाउंडर के खिलाफ हो जाते हैं जब वो कंपनी ग्रो कर चुकी होती है। पर सवाल उठता है कि किसी भी स्टार्टअप के फाउंडर्स के साथ इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स ऐसा क्यों करते हैं? देखा जाए तो भारत पे की ये कहानी उबर की कहानी से काफी मिलती जुलती है। उबर के फाउंडर ट्रैविस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सवाल सबसे बड़ा ये है, अशनीर ग्रोवर ने ऐसा क्या किया कि उन्हें अपनी ही कंपनी से रिजाइन करने को मजबूर किया गया? इसमें कोटक का नाम क्यों शामिल होता है और इस पूरे केस में नायका आईपीओ का क्या रोल है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस अशनीर के खिलाफ क्यों हुई? स्टार्टअप इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा क्यों होता है कि फाउंडर्स जिन्होंने कंपनी को खड़ा करने में बहुत ज्यादा मेहनत की, उन्हें ही कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है? इस पूरी कहानी को आप अशनीर ग्रोवर के द्वारा लिखी गई इस फेमस बुक दोगलापन के जरिए समझ सकते हैं। अगर आप अशनीर ग्रोवर की पूरी कहानी और स्टार्टअप इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई को समझना चाहते हैं, तो इस पूरे शो को बड़े ध्यान से सुनिए। अशनीर ग्रोवर की ये बुक दोगलापन आपके इन सभी सवालों का जवाब अच्छी तरह से दे सकती है। और अशनीर की कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए और स्टार्टअप इंडस्ट्री की इस कड़वी सच्चाई से रूबरू होने के लिए हमारे इस शो के हर एपिसोड को ध्यान से सुनिए, क्योंकि दोगलापन की ये फुल बुक आपको स्टार्टअप इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। 25 जनवरी 2022 शाम 4 बजे 1 फरवरी को ज्वाइनिंग। उस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन थी जिसे मैंने जनवरी की ठंडी शाम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा था। इस महीने की शुरुआत में मुझे भारत पे से एब्सेंस वॉलंटरी लीव लेने के लिए मजबूर किया गया। एक $3 बिलियन लगभग 20,000 करोड़ की कंपनी, जिसे मैंने पिछले 3.5 सालों में बहुत तेजी से बनाया था, उसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। पूरी जनवरी मेरे लिए धुंधली रही। मुझ पर एक के बाद एक कंट्रोवर्सी से हिट किया गया। रैंसम कॉल से जो शुरू हुआ था वो एक लीक्ड ऑडियो बन गया, और फिर लीक्ड लीगल नोटिस, और फिर कोटक बैंक द्वारा दिए गए मनमाने बयान। जब पूरा देश शार्क टैंक इंडिया को एंजॉय कर रहा था और एंटरप्रेन्योरशिप की नई लहर को सेलिब्रेट कर रहा था, जो इस देश में और लाखों टीवी स्क्रीन्स पर रोज रात को 9 से 10 बजे आती थी, मैं एक बोर्ड बैटल में लड़ाई कर रहा था, जो मुझसे भारत पे का कंट्रोल छीनना चाहते थे। महीने के आखिरी हफ्ते में मैं अपने ही को फाउंडर, हायर्ड मैनेजमेंट और भारत पे के इन्वेस्टर्स के धोखे और पॉलिटिक्स को संभालने में लगा हुआ था। एक बार जब मैं इस वॉलंटरी लीव पर गया, तब मुझे पता चला कि भारत पे के मालवीय नगर वाले ऑफिस के लॉक बदल दिए गए थे, सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे, मेरे ऑफिस और डेस्कटॉप को तोड़ दिया गया था और वहां पर बाउंसर तैनात कर दिए थे। न केवल ये चीजें अजीब थी, बल्कि गलत भी थी। और जब मैंने इस हरकत का एक्सप्लेनेशन मांगा, तब बोर्ड ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ये साफ था कि मुझे बहुत सारी चीजों से डील करना था, लेकिन उस समय मुझे एक चीज की शांति जरूर मिली थी। कोटक बैंक वाला मुद्दा आगे नहीं बढ़ा और प्रेस का उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब मेरा फिर से ऑफिस जाने का और बिजनेस के अगले ग्रोथ फेज पर फोकस करने का समय आ गया था। इसलिए मैंने ऑफिस फिर से ज्वाइन करने की इंफॉर्मेशन भेजी।
25 जनवरी 2022 शाम के 4:52। मैं घर पर अपनी डेस्क पर बैठा था और जनवरी के सूरज की किरणें मेरे कंधों पर पड़ रही थी। उस वक्त मैं काफी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा था जिन्हें मुझे सॉल्व करना था। खास करके हमें नए बैंकिंग लाइसेंस को यूनिटी एसएफबी पर ऑपरेशनलाइज कराना था। ये पहला लाइसेंस था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी इंडियन फिनटेक कंपनी को दिया था और हमें परेशान पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी का टेक ओवर भी कंप्लीट करना था। ये वीएसएस या सचिन बंसल नहीं था, बल्कि अशनीर ग्रोवर था, जिसने पहली बार किसी फिनटेक को मिलने वाला बैंक लाइसेंस जीता था। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं था और मुझे यकीन था कि ये कंपनी को और भी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि हमें पहले 1 लाख डिपॉजिटर्स को उनके कैपिटल का एक्सेस देना था, जो उनके पीएमसी बैंक अकाउंट में 2 सालों से फंसा हुआ था। मेरा थॉट प्रोसेस मेरे इनबॉक्स में एक ईमेल आने की नोटिफिकेशन के साथ ही टूट गया। उसकी सब्जेक्ट लाइन थी 11th बोर्ड मीटिंग के लिए शॉर्ट नोटिस। सरप्राइज की बात यह है कि मैंने फिर से ऑफिस कंटिन्यू करने का प्लान किया। ये कंपनी को इन्फॉर्म करने के 1 घंटे के अंदर ही मुझे भारत पे के कंपनी सेक्रेटरी से एक मेल आया, जिसमें मुझे इन्फॉर्म किया जा रहा था कि शॉर्ट नोटिस पर एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है, जो अगले 3 घंटे में ही थी। हम रात के 8 बजे जूम पर मिलने वाले थे। मुझे एक बहुत बड़ा शॉक लगा जब मैंने एजेंडा नाम की फाइल पर क्लिक किया। उसके आइटम नंबर 5 ने मुझे हैरान कर दिया। वो ये कह रहा था कि रिव्यू कमेटी चाहती है कि वो इस बात को कंसिडर करे और एक्सेप्ट करें कि मिस्टर अशनीर ग्रोवर को मार्च 31, 2022 तक छुट्टी पर रहना चाहिए। 25 जनवरी 2022 रात 8 बजे। मेरा नाम अशनीर ग्रोवर है। मैं जूम पर न्यू दिल्ली से मीटिंग अटेंड कर रहा हूं और मेरे साथ इस रूम में कोई नहीं है। उस मीटिंग का जरूरी रोल कॉल ही एक ऐसा पार्ट था जिसे मैं प्रिडिक्ट कर सकता था। चेयरमैन रजनीश कुमार ने 10 मिनट लेट ज्वाइन किया और उन्होंने सबसे पहले शार्दुल अमरचंद मंगलदास और एल्वारेज एंड मार्शल की टीम को वर्चुअल मीटिंग लीव करने के लिए कहा। उन्हें पहले इस बोर्ड मीटिंग में बुलाया ही क्यों गया, अगर उन्हें मीटिंग छोड़कर ही जानी थी तो? क्या चेयरमैन को इस मीटिंग की इनवाइट लिस्ट पहले से नहीं पता थी? मीटिंग शुरू होते ही कहा गया कि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए 2 मेंबर्स की कमेटी बनाने के रेजोल्यूशन को पास किया गया है। इस 22 जनवरी 2022 को बनाई गई कमेटी ने शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी लॉ फर्म की सर्विसेज 23 जनवरी को ली है और उन्होंने अकाउंटिंग फर्म एल्वारेज एंड मार्शल की सर्विस भी ली है। और तो और एल्वारेज एंड मार्शल की सर्विसेज को पहली बार 25 जनवरी को बोर्ड के सामने लाया जा रहा था। मुझे और सदमा देने के लिए बताया गया कि एल्वारेज एंड मार्शल ने मेरे खिलाफ कुछ ढूंढ लिया है, और तो और उन चीजों के बेसिस पर जो मुझे पता भी नहीं थी। बोर्ड ने मुझे कंपलसरी एब्सेंस लीव दी और मुझसे एमडी की सारी पावर्स छीन ली। कुछ दिन बाद मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि एल्वारेज एंड मार्शल की टेम्पररी रिपोर्ट 24 जनवरी 2022 डेट की थी। इस केस में मुझे यह विश्वास करना था कि उन्होंने अपॉइंटमेंट के एक ही दिन में रिपोर्ट इशू कर दी, और वो भी बोर्ड से ऑफिशियली मिलने से पहले। मेरे पूरे करियर में मैंने कभी किसी लॉयर या अपॉइंटिंग फर्म को एक ही दिन में अपॉइंट होते हुए नहीं देखा, और यहां तो इन्होंने एक ही दिन में काम खत्म कर दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी एक ही दिन में रिलीज कर दी। अचंभित हालत में मैं बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरे खिलाफ एक साजिश रची गई थी। मैंने बोर्ड द्वारा आइटम नंबर 5 को लागू करके मुझे बाहर निकालने से पहले ही मेरे व्यूज रखने की एक अपॉर्चुनिटी मांगी। मैंने रिव्यू कमेटी की जरूरत और उसके कॉम्पोजिशन को लेकर ऑब्जेक्शन उठाए और कहा कि वो शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो नहीं करती है। और मैंने ये भी पॉइंट किया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिव्यू ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को कवर किया है, तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से सब लोगों को छुट्टी पर होना चाहिए था। मुझे अकेला क्यों बाहर किया गया? क्या मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट थी? और किसके कहने पर लॉ फर्म को अपॉइंट किया गया? मेरे सवालों का दूसरी साइड से सन्नाटे के साथ जवाब मिला। फिर मैंने चेयरमैन रजनीश कुमार को कहते हुए सुना कि तुम अब कॉल कट कर सकते हो, क्योंकि हमें अब प्रपोजल के लिए वोटिंग करनी है। ये साफ था
कि मुझे बाद में पता चलेगा कि प्रपोजल को सबने साथ मिलकर पास कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बोर्ड मुझे गलत करने के लिए अक्यूज कर रहा था, तब मेरा उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं था और रिव्यू असल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज प्रैक्टिस और कंपनी कोड का होना चाहिए था। 26 जनवरी 2022। एक और ईमेल। 25 जनवरी की मीटिंग का आउटकम। इस बार मुझे 31 मार्च 2022 तक कंपलसरी लीव पर जाने के लिए कहा गया और ऑफिस ना आने के लिए कहा गया। जब तक गवर्नेंस रिपोर्ट ना आ जाए, मुझे प्रेस, एम्प्लॉय, बिजनेस पार्टनर, कस्टमर, वेंडर्स और किसी भी और कंपनी से एसोसिएटेड इंसान से बात करने के लिए मना किया गया और यहां तक कि मुझे अपना लैपटॉप वापस देने के लिए भी कहा गया। और ऐसे ही एक सक्सेसफुल यूनिकॉर्न के न्यू एज फाउंडर, जिसे सेलिब्रेट किया जाता था, वो जो उसके मन की बात करने में विश्वास रखता था, वो जिसने स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को शार्क टैंक इंडिया के जरिए मेन स्ट्रीम में लाया, वो जिसने अपने इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, और अब मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया गया जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। मुझे उस कंपनी को बिल्ड करने में 42 मेहनत भरे महीने लगे और उन्हें मुझे बाहर निकालने में सिर्फ कुछ घंटे लगे, और वो भी एक प्री प्लान मूव के साथ। प्रेस, या यूं कहें कि इंडिया में चल रहे बिजनेस न्यूज आउटलेट्स के लिए एक और बार फील्ड डे हो रहा था और वो रिवॉर्ड्स के लिए न्यूज पब्लिश कर रहे थे। भारत पे फ्रॉड के कंसर्न्स की वजह से फाउंडर अशनीर ग्रोवर को फायर कर सकती है, ये 30 जनवरी को एक बड़े बिजनेस डेली ने ये कोट करते हुए अनडिस्क्लोज्ड लोग डेवलपमेंट से फेमिलियर हैं रिपोर्ट किया। अगर ये शार्क टैंक इंडिया का कोई एपिसोड होता तो मैं जरूर कहता ये सब दोगलापन है। ये लाइन इंडिया के हर एक यंग और एम्पैथेटिक इंसान की इमेजिनेशन को कैप्चर कर चुकी थी। अब शायद मुझे कहना चाहिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।